हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन का और न्यूरोट्रॉफिन्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। बच्चों, सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी बोलते हैं, याद रखना है। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल, वो दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं। वो दूसरे सेल से ऐसे डिफरेंट होते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ठीक है, साथ ही न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वो डिवीजन में नहीं जा सकता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं कि कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, उसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे। तो क्लासीफाई करते हैं डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से हमारे पास 3 डिवीज़न है। यूनिपोलार न्यूरॉन है आपका, बाइपोलार है या मल्टीपोलार है। तो यूनिपोलार न्यूरॉन क्या होते हैं, जिसमें बस एक पोल रहेगा। ठीक है, और फ्रॉम बोथ एक्सोन एंड डेंड्राइट अराइज, एक ही पोल से आपके, देखो जैसे कि ये दिया है आपको फिगर यूनिपोलार न्यूरॉन का, एक ही पोल है, उससे आपके डेंड्राइट भी निकल रहे हैं, उसी से आपसे के एक्सोन भी निकल रहे हैं। ठीक है, और जो यूनिपोलार रहता है वो ज़्यादातर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के सेल में। ठीक है, बाइपोलार, इसमें 2 पोल्स होते हैं। एक्सोन एक पोल से राइज होता है, डेंड्राइट जो है वो अनदर पोल से। ये देखो, ये बाइपोलार न्यूरॉन है। एक पोल से हमारा क्या है, एक पोल से हमारा एक्सोन है और दूसरे पोल से हमारा डेंड्राइट है। और यूनिपोलार में एक ही पोल से एक्सोन भी निकल रहा है और डेंड्राइट भी निकल रहा है। फिर हमारा आता है मल्टीपोलार। मल्टीपोलार न्यूरॉन जो है उसमें बहुत सारे पोल्स होते हैं और एक्सोन एंड अदर पोल्स राइज देता है, और नॉर्मली यही पाया जाता है हमारे न्यूरॉन्स में। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे पोल्स हैं, बहुत सारे पोल से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और यहाँ हमारा एक्सोन निकल रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स वी हैव यूनिपोलार न्यूरॉन, बाइपोलार न्यूरॉन एंड मल्टीपोलार न्यूरॉन। क्लासिफिकेशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग कि डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन हमारे कैसे होंगे, या तो वो इफरेंट होंगे फंक्शन में या तो वो एफरेंट होंगे फंक्शन में। इफरेंट मतलब मोटर और एफरेंट मतलब सेंसरी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं वो मोटर इम्पल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन पे, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपने बच्चों वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसकी वीडियो जा करके देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मोटर जो होता है रिफरेंट, वो मोटर इम्पल्स को कैरी करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन होते हैं जैसे कि मसल, ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, उनसे वर्क करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक्सोन लॉन्ग पाए जाते हैं। मोटर फाइबर्स में हमारे एक्सोन लॉन्ग होते हैं और डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं। अब सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन जो होता है वो हमारे किसको कैरी करेगा, सेंसरी इम्पल्सिस को। ठीक है, और ये सेंसरी इम्पल्सिस को कहाँ लेकर के जाएगा, ये पेरीफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पल्स लेके जाएगा। और मोटर क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरी पे लेके जाएगा। मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अगर यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, रुको यहाँ पे आप देखो इस फिगर में, देन आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। ठीक है, तो मोटर वाले जो फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व के थ्रू जो है वो सिग्नल्स कहाँ देंगे, ऑर्गन्स में देंगे। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब, और जो हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम है, सेंसरी नर्व्स हैं जिसको एफरेंट ही बोलते हैं, वो इम्पल्सिस को पेरीफेरी से कहाँ लेके आएंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में वो सिग्नल्स को लेके आएंगे। तो यहाँ पे यही मतलब था एफरेंट और इफरेंट का। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन डिपेंड है एक्सोन की लेंथ के ऊपर। ठीक है, कि गोल्गी टाइप 1 है कि गोल्गी टाइप 2 है। अब गोल्गी टाइप 1 जो रहता है उसमें एक्सोन्स लॉन्ग होते हैं, और हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि मोटर और इफरेंट फाइबर जो रहते हैं उसके एक्सोन्स लॉन्ग रहते हैं। तो उसमें हमारे मोटर फाइबर्स गोल्गी टाइप 1 से बनते हैं। गोल्गी टाइप 2 सेंसरी और एफरेंट, इसमें एक्सोन्स जो रहते हैं बच्चों वो शॉर्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सेरिबल कॉर्टेक्स और सेरिबेलार कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को पढ़ना। न्यूरॉन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट में देखें तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करें
तो हमारा न्यूरॉन्स जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो हमारा सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। यहाँ पे देखो, अब ये जो पार्ट होता है ना हमारा, वो हमारी सेल बॉडी कहलाती है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, सेल बॉडी है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है और अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा सेल बॉडी हो गया, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया, डेंड्राइट्स होगा, ये जो डेंड्राइट्स हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा, एक्सॉन हो गया, ये हमारा एक्सॉन है। ठीक है, तो हमारी क्या क्या पार्ट्स हैं, हमारी सेल बॉडी है जिसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं, पेरिकैरियोन भी बोलते हैं, फिर हमारे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं इस रीजन को, और ये जो हमारा ये माइलिन शीट की कवरिंग है एक्सॉन के पास, और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म बहता है इसको हम लोग एक्सोलीमा कहते हैं। और माइलिन शीट जो है उसके बीच में जो खाली स्पेस है जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है उसको हम नॉड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है जो एंडिंग होता है। तो यहाँ पे हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो हमारा जो न्यूरॉन है वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है, सेल बॉडी से, डेंड्राइट से और किससे, एक्सॉन से। सबसे पहले हम लोग नर्व सेल बॉडी की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि नर्व सेल बॉडी जो होता है उसको सोमा और पेरिकैरियोन भी बोलते हैं। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप होता है। अब इसके अंदर बच्चों जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक नर्व सेल है। ठीक है, ऐसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते थे सेल में, नॉर्मल सेल में, पर ये क्योंकि नर्व का सेल है तो उसके अंदर वाली चीज को हमने न्यूरोप्लाज्म बोल दिया, और ये कवर होता है सेल मेम्ब्रेन से। अब जो ये न्यूरोप्लाज्म होता है उसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। अब मतलब ये साइटोप्लाज्म जो है सेल का, नर्व सेल का, जिसको हमने न्यूरोप्लाज्म का नाम दिया है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है, नीजल बॉडीज होती हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गोल्गी एपैरेटस होता है। नीजल बॉडीज और न्यूरोफिब्रिल्स जो होते हैं वो बस हमारे नर्व सेल में पाए जाते हैं और कोई अनदर सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट बनाती है कोई दूसरे सेल से, क्या कि इसमें नीजल बॉडीज़ हैं और इसमें न्यूरोफिब्रिल्स हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नीजल ग्रैन्युअल्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखो साइटोप्लाज्म के अंदर नीजल ग्रैन्युअल्स हैं और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी को सेल बॉडी, या तो सोमा या तो पेरिकैरियोन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस जो है, हर एक न्यूरॉन के पास एक ही न्यूक्लियस रहता है जो कि सेंट्रली प्लेस रहता है। उसके बाद सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए नर्व सेल जो है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीजल बॉडीज़ जो होती हैं इनको नीजल ग्रैन्युअल्स भी बोलते हैं, ये स्मॉल बेसोफिलिक ग्रैन्युअल्स होते हैं। ठीक है, ये बॉडीज़ प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ओनली सेल बॉडी में और डेंड्रोइड में, लेकिन ये आपको एक्सॉन हाइलॉक या एक्सॉन में नहीं मिलेंगे। ये जो नीजल बॉडीज़ होते हैं ना वो बस सेल बॉडीज़ में और डेंड्राइड्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन हाइलॉक या एक्सॉन में नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। फिर बात करते हैं नीजल बॉडीज़ की। तो नीजल बॉडीज़ और नीजल ग्रैन्युअल्स जो होते हैं, अच्छा इसकी हमने बात कर ली है। नीजल बॉडीज़ को हम लोग टाइग्रोइड सब्सटेंसेस ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं स्पॉटेड अपीयरेंस होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टाइग्रोइड सब्सटेंसेस। अब डेंड्राइट्स जो होता है डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्सॉन बाय द प्रेजेंस ऑफ नीजल ग्रैन्युअल्स अंडर माइक्रोस्कोप। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो भी प्रोसेस है, एक्सॉन भी एक प्रोसेस है, पर क्या अलग बनाता है डेंड्राइट को कि इसमें नीजल बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट हैं और एक्सॉन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ नीजल बॉडीज़ होते हैं वो कंडीशन के पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जब भी हमें फटीग, थकावट होती है, कोई भी इंजरी होती है न्यूरॉन को, तो ये बॉडीज़ जो होते हैं वो फ्रेगमेंट टूट जाते हैं या तो डिसअपियर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रोमेटोलाइसिस बोलते हैं, क्रोमेटोलाइसिस। अब न्यूरोफिब्रिल जो होते हैं वो थ्रेड लाइक, धागे की जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सोमा में और नर्व प्रोसेसेस में। नर्व प्रोसेसेस में हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों आते हैं। ठीक है, न्यूरोफिब्रिल जो होता है वो अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है न्यूरॉन्स का। मैंने आपको बताया था कि न्यूरोफिब्रिल और जो नीजल ग्रैन्युअल्स होते हैं वो दूसरे सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। न्यूरोफिब्रिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। अब बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया सारे सेल में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी जनरेट करता है। ओके क्लियर। गोल्गी एपैरेटस नर्व सेल बॉडी में अदर सेल्स जैसा ही सिमिलर होता है, क्या करता है, उसका काम क्या है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करवाने का। ठीक है, डेंड्राइट्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारी ब्रांच्ड प्रोसेस होती है न्यूरॉन की जो कि रिपीटेडली ब्रांच करती है।
डेंड्राइट में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, अगर ये प्रेजेंट हैं तो एक होंगे या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। डेंड्राइट में न्यूरोफिब्रिल, नीजल ग्रैन्युल्स दोनों होते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं नर्व सेल में, बॉडी में, ठीक है। यूजली डेंड्राइट जो होते हैं वो एक्सॉन से छोटे होते हैं, और जो डेंड्राइट से छोटे छोटे हमें प्रोट्रूजन नज़र आते हैं उसको डेंड्रिटिक स्पाइंस बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये स्पाइंस, ये देखो, ये जो है, ये जो स्पाइंस है ना, ये जो बाहर निकला है स्पाइक्स जैसा, उसको डेंड्रिटिक स्पाइन बोलते हैं। एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन बच्चों एक लॉन्गर प्रोसेस होता है नर्व सेल का, ठीक है। एक्सॉन जो है वो डेंड्राइट से ज़्यादा लंबा है तो लॉन्गर प्रोसेस हुआ। हर एक न्यूरॉन के पास एक ही एक्सॉन होता है। एक्सॉन कहाँ से निकल रहे हैं, एक्सॉन हाइलॉक्स के निकल रहे हैं, ठीक है, नर्व सेल बॉडी से। और एक्सॉन में हमारा नीजल ग्रैन्युल्स जो है वो नहीं होता है। एक्सॉन एक्सटेंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। सबसे लंबा जो एक्सॉन होता है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। एक्सॉन का क्या काम रहता है, नर्व सेल बॉडी को जो है इम्पल्स को नर्व सेल बॉडी से दूर लेकर के जाना। अब कवरिंग ऑफ नर्व की बात करें, हर एक नर्व जो होता है वो बहुत सारे बंडल ऑफ नर्व से मिलके बनता है, और हर एक बंडल जो होता है नर्व फाइबर का उसे बोलते हैं फेसिकुलस। ये हमने मसल में भी पढ़ा था, बंडल ऑफ मसल को भी फेसिकुलस बोल रहे थे, बंडल्स ऑफ नर्व को भी क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर्स को फेसिकुलस। कवरिंग ऑफ ईच नर्व, अब देखो ये फिगर देखिए आप, ये बंडल्स हैं जिसमें नर्व फाइबर्स कवर हैं, इसको क्या बोल दिया, फेसिकुलस बोल दिया, ठीक है। अब देखो एपिन्यूरम क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर शीट होती है जो हमारी पूरे एक नर्व को कवर करती है और फॉर्म करती है एरुलर मेम्ब्रेन। ये हमारे पूरे नर्व को जिसने कवर किया है वो हमारा एपिन्यूरियम बाहर की तरफ होता है ये, ठीक है। पेरिन्यूरियम ये हर एक फेसिकुलस को कवर करता है, यानी कि ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स को कवर करता है, ठीक है। तो ये हमारा पेरिन्यूरियम हो गया। जो फेसिकुलस है ना उसको भी तो ट्यूबुलर शीट की कवरिंग की जरूरत है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको कौन कवर करता है, पेरिन्यूरियम, ये हमारे मिडल में होता है। और एंडोन्यूरम जो होता है वो सबसे इनर में होता है, ये हमारे एक एक नर्व फाइबर को कवर करता है। देखो यहाँ पे हमारा एंडोन्यूरम हर एक जो नर्व है उसको कवर जो कर रहा है वो हमारा क्या होता है, एंडोन्यूरम होता है, ठीक है। ओके, देन कवरिंग क्या हो गई, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन की। तो एक्सॉन जो होता है उसमें भी साइटोप्लाज्म है। अब जो देखो न्यूरॉन के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। सेल बॉडी में न्यूरोप्लाज्म बोला, अगर एक्सॉन में वही साइटोप्लाज्म है उसको हमने क्या बोला, एक्सोप्लाज्म। अब ये जो एक्सोप्लाज्म है बच्चों वो भी ट्यूबुलर शीट से कवर रहेगा, ठीक है, ट्यूबुलर शीट मेम्ब्रेन से कवर रहेगा जिसको एक्सोलीमा कहते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सॉन हो गया, इसके अंदर जो है फ्लूइड उसको हमने क्या बोला, वो एक साइटोप्लाज्म है जिसको हमने यहाँ पे एक्सोप्लाज्म बोला। इसको जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है उसको हमने एक्सोलीमा बोला, ठीक है। यहाँ तक बात हुई। एक्सोलीमा क्या है, सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन है नर्व सेल बॉडी की ही। एक्सिस सिलेंडर क्या होता है, एक्सिस सिलेंडर मतलब होता है एक्सोप्लाज्म एक्सोलीमा के साथ, मतलब एक्सोप्लाज्म प्लस एक्सोलीमा इज इक्वल टू एक्सिस सिलेंडर। एक्सिस सिलेंडर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस सिलेंडर की। एक्सिस सिलेंडर एक्सोलीमा हो गया और एक्सोप्लाज्म अंदर हो गया, इनको यही जो होता है वो हमारा एक्सिस सिलेंडर कहलाता है। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूरोफिब्रिल्स होगा, एक्सोप्लाज्मिक वेसिकल्स होंगे, लेकिन नीजल जो बॉडीज़ होंगे वो नहीं होंगे। इसलिए जो प्रोटीन जरूरी होता है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें सोमा से रिसीव होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा सोमा से एक्सॉन में एक्सोनल फ्लो के थ्रू, ठीक है। एक्सिस सिलेंडर ऑफ नर्व फाइबर इज कवर्ड बाय न्यूरोलीमा। अब जो एक्सिस सिलेंडर होता है, यानी कि एक्सिस सिलेंडर किससे बन रहा था, एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा से बन रहा था हमारा एक्सिस सिलेंडर, ठीक है। एक्सोलीमा प्लस एक्सोप्लाज्म इज इक्वल टू एक्सिस सिलेंडर। अब ये एक्सिस सिलेंडर को भी एक और जो है एक और कवरिंग है, किस चीज़ की कवरिंग है, न्यूरोलीमा की। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एक कवरिंग, देखो यहाँ पे एक कवरिंग है ना, ये एक कवरिंग, इस एक कवरिंग के ऊपर एक सेकंड कवरिंग भी दिया है, ठीक है, दो कवरिंग ऐसा समझो। देखो यहाँ के अंदर तो फ्लूइड था, मतलब एक्सॉन के अंदर यहाँ फ्लूइड था जिसको हमने क्या बोला, एक्सोप्लाज्म बोला। फिर इसको कवर किया था किसने, एक्सोलीमा ने कवर किया था। तो एक्सोप्लाज्म और एक्सोलीमा इज इक्वल टू एक्सिस सिलेंडर। अब ये दोनों एक्सिस सिलेंडर को एक और कवरिंग है किसकी, न्यूरोलीमा की, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया न्यूरोलीमा। अब बात करते हैं कि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं। नर्व फाइबर डिस्क्राइब अबव इज नॉन माइलिनेटेड फाइबर विच इज नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीथ। माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं, वो नर्व फाइबर होते हैं जो कि इंसुलेटेड होते हैं माइलिन शीथ से
माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं। अब बच्चों माइलिन शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ जो होता है वो थिक लिपोप्रोटीन होता है जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर को इंसुलेट करता है, और ये कंटिन्यूअस शीट नहीं होता है, रेगुलर इंटरवल पे ये एब्सेंट होता है, इसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। देखो ये माइलिन शीथ है एक, ठीक है, ये एक्सॉन है जो माइलिन शीथ से कवर्ड है। ये स्वान सेल्स हैं जो हमारे माइलिन शीथ को बनाते हैं। देखो यहाँ पे लेबलिंग है माइलिन शीथ विच इज़ फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स इन द पीएनएस। तो ये जो माइलिन शीथ है ये पूरे एक्सॉन को कवर की है, लेकिन आपने ये नोटिस किया है कि कंटिन्यूअसली कवर नहीं की है। बीच बीच में जो यहाँ पे रीजन्स हैं जो कवर्ड नहीं है, इनको हमने क्या बोला? नोड ऑफ रेनवियर बोला, ठीक है। अब नोड ऑफ रेनवियर जो है उसका अपना सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम आगे वाले चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। ये हमारे कंडक्शन को फास्ट बनाता है, जिसको हम लोग सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। तो इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवियर। ओके, केमिस्ट्री ऑफ माइलिन शीथ है नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ है, आपको थोड़ा सा क्विक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि स्वान सेल से बनता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, वाई द माइलिनेटेड फाइबर इज मच मोर better than the non myelinated fiber, this is very important for you because it does the faster conduction, ठीक है, जल्दी जल्दी कंडक्शन करवाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है माइलिनेटेड फास्टर कंडक्शन के लिए नर्व फाइबर के, क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये इम्पल्स जो है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि इम्पल्स जो है वो जंप करके जाएंगे एक नोड से अनदर नोड। इस तरीके के ट्रांसमिशन को इम्पल्स के सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। मैंने बताया ना, जैसे कि इम्पल्स है एक फाइबर से ऐसे वो जंप कर करके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनोड है। अगर मान लो ये माइलिन शीथ नहीं होता, लाइक यहाँ पे जैसे कि नहीं है, ये एक नॉन माइलिनेटेड फाइबर है नर्व फाइबर, और ये एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, यहाँ से बच्चों जो भी इम्पल्स जाएंगे वो जंप करके कूद के जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से जल्दी पहुँचेंगे। और यहाँ पे क्योंकि देखो माइलिन शीथ ही एब्सेंट है, तो इम्पल्स को बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे जाना पड़ेगा, जंप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और यहाँ पे ये सेफ भी नहीं है, इंसुलेटेड भी नहीं है, और ये यहाँ पे अच्छा कंडक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये फास्टर कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये इंसुलेट करता है। माइलिन शीथ जो है उसका हाई इंसुलेटिंग कैपेसिटी है। इस क्वालिटी की वजह से माइलिन शीथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है नर्व इम्पल्स को विद द सिंगल नर्व फाइबर एंड प्रिवेंट द स्टिमुलेशन ऑफ नेबरिंग नर्व फाइबर, ठीक है। इंसुलेट करता है यानी कि अगर मान लो ये वाली नर्व फाइबर जो है उसको अगर यहाँ से इम्पल्स जाना है तो वो दूसरे नर्व फाइबर जो साथ में उसके जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। माइलिन शीथ किससे बनता है? वो स्वान सेल बनाता है। माइलिन शीथ की वजह से वाइट कलर आता है एक्सॉन में, ठीक है, पढ़ते हैं ना लोग वाइट मैटर ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर यानी कि ग्रे कलर किसकी वजह से आ रहा है? सेल बॉडीज़ की वजह से। और वाइट मैटर वाइट किसकी वजह से कलर आ रहा है? माइलिन की वजह से, ठीक है। किससे बन रहा है बच्चों? स्वान सेल से बन रहा है। तो बस इतनी बातें अगर आपने याद रखी हैं तो इतना सफिशियंट है, और साथ में फंक्शन जो कि फास्टर कंडक्शन और इंसुलेटिंग कैपेसिटी का है। अब बच्चों न्यूरोलीमा क्या होता है? न्यूरोलीमा जो होता है थिन मेम्ब्रेन होता है जो एक्सिस सिलेंडर कवर करता है, जिसको हम लोग न्यूरोलीमल शीथ भी बोलते हैं और शीथ ऑफ स्वान भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सिस सिलेंडर है, ये न्यूरोलीमा की शीथ है, इसी में हमारे स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे जो है माइलिन शीथ को बनाते हैं। स्वान सेल्स जो फ्लैटेंड और साथ में इलोंगेटेड न्यूक्लियाई होते हैं, साइटोप्लाज्म थिन होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं न्यूरोलीमा को फॉर्म करने के लिए। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में न्यूरोलीमा सराउंड करता है एक्सोलीमा को कंटिन्यूसली। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर ये कवर करता है माइलिन शीथ को, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि नॉन माइलिनेटेड फाइबर में न्यूरोलीमा सराउंड करता है एक्सोलीमा को कंटिन्यूसली। यहाँ पे देखा ना, कंटिन्यूसली इसने कवर किया है। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये कवर करता है माइलिन शीथ को, यहाँ पे बस माइलिन शीथ को ये कवर कर रहा है। यहाँ पे देखो गैपिंग एट द नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि माइलिन शीथ एब्सेंट है तो इसने यहाँ पे इन्विजिनेट कर लिया, यानी कि इन्विजिनेट मतलब यहाँ पे कवर किया माइलिन शीथ को और फिर ये अंदर की तरफ चला गया, इन्विजिनेट कर लिया इसने, और रन अप किया एक्सोलीमा इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस, और एक्सोलीमा के लेयर पे यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे एक्सोलीमा है और यहाँ पे न्यूरोलीमा भी इसके ऊपर आ गया है क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। फंक्शन क्या होता है न्यूरोलीमा का? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कवरिंग मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करता है। माइलिनेटेड में नेसेसरी होता है माइलिन शीथ को फॉर्म करवाने के लिए, विच इज़ नोन एज माइलोनेजेंसिस, ठीक है। न्यूरोलीमा एब्सेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बच्चों ये बात याद रखने वाली है कि ये जो माइलिन शीथ है, ये जो न्यूरोलीमा है जो कि माइलिन शीथ बना रही थी स्वान सेल की हेल्प से, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं रहती है, बस पीएनएस में काम करती है। इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये जो कवरिंग है वो कौन बनाता है? हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं, जिसको ऑलिगोडेंड्रोग्लिया कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ को बनाने के लिए।
ओके तो यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लिया है। बाकी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि न्यूरोट्रॉफिन्स क्या होते हैं या न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रॉफिन्स या न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो कि ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्रेटेड होते हैं बहुत सारे टिश्यूज से इन द बॉडी, ज़्यादातर मसल से, न्यूरॉन से एंड न्यूरोग्लियल सेल्स कॉल्ड एस्ट्रोसाइट से। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है न्यूरोट्रॉफिन्स का, वो इनिशियल ग्रोथ जो होता है उसको फैसिलिटेट करवाता है नर्व सेल के और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सीएनएस में भी और पीएनएस में भी। सर्वाइवल एंड नर्व सेल के रिपेयर में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ नर्वस टिश्यू एंड न्यूरो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है, रिसेंटली ये पाया गया है कि वो डैमेज न्यूरॉन को वापस से रीग्रो करा सकता है। इसकी जो है प्रोसेस अभी चल रही है लैब में। ठीक है, तो ये सब था। यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रॉफिन पार्टिकुलर फंक्शंस दिए गए हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि नर्व ग्रोथ फैक्टर है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर है, सिलियरी न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है और न्यूरोट्रॉफिन 3 का। तो यहाँ पे आपको शंभुलिंगम की बुक में काफ़ी अच्छे से पूरे चार्ट फॉर्म में दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर कर लिया है न्यूरॉन्स को। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आप जो है जितने भी फिजियोलॉजी में डाउट्स हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे चैप्टर्स कवर करने का ट्राई करूँगी। जो भी डाउट है प्लीज़ फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। I will definitely answer you. So thank you so much students for watching this video.